हाँ बेटा देखिए, कल हम लोगों ने गॉसेज लॉ पढ़ा था। आज गॉसेज लॉ के 3 एप्लीकेशंस इसमें सीखने जा रहे हैं कि गॉसेज लॉ को यूज करके हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। अगर कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है तो उसमें कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल अगर कोई स्फेरिकल चार्ज सेल है तो उसके ड्यू टू कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके देखना है। कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल आप सेल ले लीजिए। आपने एक यहां पे स्फेरिकल सेल ले लिया, ये स्फेरिकल सेल है, और इस स्फेरिकल सेल को अगर आप चार्ज करते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि अगर ये स्फेरिकल सेल है तो इसके टोटल चार्ज इसके सरफेस पे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर इस स्फेरिकल सेल की रेडियस में मान लेता हूं कि कैपिटल आर है, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो इस स्फेरिकल सेल के 3 पॉइंट पर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, आउटसाइड ऑफ दिस सेल, एट द सरफेस ऑफ दिस सेल एंड इनसाइड ऑफ दिस सेल। मतलब तीनों पॉइंट पर हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बतानी है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि कोई एक पॉइंट P है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है, इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि इसकी डिस्टेंस कहां से, इस सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है अगर वो स्मॉल आर है, अगर मैं मान लेता हूं कि यह स्मॉल आर के बराबर है, तो इस पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक हम लोग को गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। तो उस गॉसियन सरफेस को मैंने कंसीडर किया इस तरह से, ये हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। अगर मैं मान लेता हूं कि इस स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज अगर क्यूब है, कैपिटल क्यूब है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर वह पॉइंट इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तब उस सिचुएशन में कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, वो हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है इसमें टोटल चार्ज कितना है, यानी कि अगर मैं Q इन की बात करूं, Q इन का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो ये देखो, जो टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल था वही इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो ये कुल कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम लोगों को सबसे पहली कंडीशन में लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन एट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड
आउटसाइड पे कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके यहाँ बताना होगा। तो देखिए बेटा, जैसा कि गॉसेज लॉ कहता है, बाई गॉसेज लॉ क्या क्या बताता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे गॉसेज लॉ के ड्यू टू किसी क्लोज सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वह ई डॉट डी एस के बराबर होता है। और गॉसेज लॉ ये बताता है कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोगों को पी पॉइंट पर टोटल क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करके बतानी है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये होता है रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने आउटर डायरेक्शन ले लिया। अब इसके बाद इसका एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई अगर एक एरिया एलिमेंट मैं कंसीडर करता हूँ, तो एरिया एलिमेंट का या किसी भी सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वह परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलरली अगर आउटवर्ड ले तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जिसको एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप से, वो भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो थीटा में मिलने वाला है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये क्या मिलेगा बेटा, ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस इंटू में कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, अगर मैं इसमें 0 डिग्री रख देता हूँ तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और ई इसमें कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस एरिया के बराबर आएगा। मतलब ये हो गया ई इंटू में एस, जहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया, इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सरफेस एरिया, इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, अगर ये स्फीयर है तो इसकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे एस की जगह पे मैं लिख देता हूँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन, टोटल चार्ज कितना है बेटा, इसे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना मान रखा है, कैपिटल क्यू। तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर, अब यहाँ से ई अगर मैं निकाल दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या मिला, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमें मिल गया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे मिला ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है, जो उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि यदि स्मॉल आर की वैल्यू, यानी कि ये पॉइंट की वैल्यू अगर सेंटर से इंक्रीज होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मतलब ये डिपेंड कर रहा है आर पे, अगर आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
डिक्रीज होगी। अगर आर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आर जो है आर डिक्रीज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन हर जगह इंक्रीज नहीं होगी, ध्यान रखना, सिर्फ सरफेस तक ही इंक्रीज होगी। ठीक है, सिर्फ सरफेस तक इंक्रीज होगी। हायर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वह सरफेस से मिलेगा। अभी हम लोग इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए फार्मूला मिला। कोई डाउट है बेटा इसमें कोई डाउट है आप लोगों को पूछना है? ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर यह पॉइंट मतलब अगर सरफेस पे आ जाए, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आ जाए, कहने का मतलब ये होगा कि इसके सरफेस पर तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड पर लिख सकते हैं एट दी सरफेस। अच्छा, यहाँ बेटा अगर आउटसाइड है तो आउटसाइड में कंडीशन अप्लाई होती है कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है। देखो, ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, लेकिन अगर एट दी सरफेस आता है तो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये कुछ पॉइंट को मैं लेकर के अगर इस सरफेस पे आ जाता हूँ, सरफेस पे लेके आ जाता हूँ, तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या है तो O और P के बीच की डिस्टेंस है। अगर P सरफेस पे आ गया तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें कोई नया नहीं मिलने वाला है, बस आपको यही मिलेगा। बस ये स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख दो, आप कैपिटल आर लिख दो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दो, क्योंकि जैसे ही पी इस पे आएगा तो सेंटर से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस इस स्फेरिकल सेल के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका मिल जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल आर का स्क्वायर, यही मिल जाएगा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, अब हम लोग आते हैं इनसाइड। अब हम लोग पी पॉइंट को लेके आते हैं कहाँ पे, इनसाइड द सेल। अगर मान लीजिए कि अगर पी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाए, कहीं यहाँ पे आ जाता है पी पॉइंट, उस सिचुएशन में इस पी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना रहेगा। ठीक है बेटा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा कि अगर इनसाइड हो जाता है वो सिचुएशन में कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी जो डिस्टेंस है, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, अगर वो भी आर ही है, मैं यहां से इसको मैं आर ही मान लेता हूं, तो इस सिचुएशन में जो आर की वैल्यू हुई, जो आर की वैल्यू हुई स्मॉल आर की, वह कैपिटल आर से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी। तब यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते हो, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो, तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा मिलेगा बेटा। अब यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस यदि कंसीडर किया जाए तो गॉसियन सरफेस ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस जब यहाँ पे ये इस तरह से मिलेगा, तब हमें देखना होगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। भाई फार्मूला तो यही रहेगा ना, फार्मूला तो यही रहेगा, बस हमें देखना होगा कि टोटल चार्ज कितना है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हम लिखे Q in Gaussian surface, in Gaussian surface
राजदीप जयेश कितना हो जाएगा बेटा, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा गॉसियन सरफेस के, ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ये गॉसियन सरफेस है पी के लिए, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा स्फेरिकल सेल के जो चार्ज होता है जब चार्ज करते हैं तो उसके सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज होता है, इनसाइड चार्ज जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये क्यूबिन हो गया टोटल जीरो, मतलब इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। तब इसको यदि हम फाइंड आउट करें तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी डॉट डी एस इक्वल टू क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यूबिन अपान में एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसे ही कर दो, कोई बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्यूबिन की वैल्यू जीरो है अपान में एप्सिलॉन जीरो, इसमें से ई को बाहर कर दें तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज डी एस और इंटू में कॉस ऑफ थीटा लिख लो इक्वल टू ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ भी आती है, अगर मैं इसको राइट साइड भेजता हूँ तो जीरो अपान में दिस क्वांटिटी विल बी आल्सो जीरो। तब यहाँ से ई इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, हमें जीरो मिलने वाला है। मतलब कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल सेल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई। बॉबी, नयन, निखिल, जयेश, राजदीप, यस सर, ओके। ये जयेश नहीं है क्या बेटा, बोला सर, प्रेजेंट हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा, तो यहां से आपने क्या देखा, आप ध्यान दो, 1 मिनट के लिए ध्यान दो आप लोग। यहां से ये पी पॉइंट इस सरफेस के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर है तो उस स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह जीरो ही रहेगी। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है, सरफेस के अंदर मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, तो मैक्सिमम हो रहा है इस सरफेस पे, और जैसे जैसे सरफेस से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर इसका ये ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ कैसा हम लोगों को मिलने वाला है, देखिए ये जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक्स वाई लिया और एक्स पे डिस्टेंस ले लिया, और एक्स पे हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, आर ले लिया, और इस पे हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो क्या हो रहा है, देखो सेंटर से लेकर के और ये आर तक, मतलब कि जहां तक इसकी रेडियस है, स्फेरिकल सेल की जितनी रेडियस है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे आर है, ये आर है, कौन सा आर है, तो इसकी रेडियस है स्फेरिकल सेल की। तो यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, ये तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नहीं है। यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, देखो ये आया इनसाइड, ये जीरो है। लेकिन जैसे ही इसके सरफेस पे यानी कि आर पे पहुंचते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम मिलती है बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, मैक्स। और उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे आर से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आर से आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये बता रहा है ना, ये पी पॉइंट जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां से क्या होगा, ये इस तरह से ये तेजी से क्या होगा, ये गिरेगा। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तेजी से गिरेगा। तो जैसे जैसे सेंटर से इस स्फेरिकल सेल के आउटर साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे तो E इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे जो E है वह डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तेजी से ड्रॉप होती जाएगी, ये कंडीशन है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया ये, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। सर हाँ बेटा। सर जो 4th चैप्टर में सर है ना हिस्टेरिसिस लूप, 4th चैप्टर में हिस्टेरिसिस लूप है सर। हाँ हाँ सर उसमें हमें सब मटेरियल्स के याद रखने पड़ेंगे क्या, या फिर सिर्फ सॉफ्ट आयरन और स्टील का याद रखना? उसमें से एसी सर्किट में ऐसे हिस्टेरिसिस वाला ना, हाँ वो तो लॉसेज में अगर हम बात करेंगे तो उसको तो याद रखना ही पड़ेगा ना बेटा। सर वो वाला नहीं सर, हिस्टेरिसिस लूप की बात कर। हिस्टेरिसिस रूल लूप सर। एक बार और बोलना बेटा। सर हिस्टेरिसिस लूप। अच्छा लूप की बात। तो वो तो देखो ये क्या होता है, जैसे ये सिंपल ही बात है कि जैसे ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये क्या होता है कि ग्राफ तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसको यदि हम याद रख लें कि हाँ इसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही आता है तो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे हमें शो तो करना नहीं है, वैसे ही जो लूप है लूप को हमें माइंड में रखें कि हाँ उसका लूप कैसे आता है। ठीक है, तो लूप अगर याद है तो उसको बना लेंगे, नहीं अगर लूप नहीं याद है तो फिर उसको बनाने में परेशानी होगी। ठीक है, बस इतनी बात है। बनने के लिए तो ग्राफ तो बनेगा ही, अगर ग्राफ बना हुआ है तो कभी कभी बनाया गया तो ग्राफ तो बनेगा ही, पॉइंट लेंगे तो ग्राफ बन जाएगा वो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लैग होगा। ठीक है सर मैं कह रहा था कि हमें बस सॉफ्ट आयरन और स्टील का ही ग्राफ गिवन है ना? हाँ उसमें सॉफ्ट आयरन और स्टील का ही है सर। तो हमें सारे मटेरियल्स के याद रखने पड़ेंगे या फिर सिर्फ इन दोनों? नहीं सब नहीं पूछे जाते हैं, सब नहीं पूछे जाते। ठीक है, सब नहीं पूछे जाते। हर मटेरियल का कैसा लूप होगा ये ऐसा नहीं है, सब नहीं पूछते। जो उसमें एक दो दे रखा है बस उतना ही है। ओके सर। हाँ अगला टॉपिक है बेटा अपना, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर कोई प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब मैं समझाता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन शीट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं उसको अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक इस तरह से कोई प्लेन शीट है, ये मान लीजिए कि कोई एक प्लेन शीट है, ये हमने लिया और इसको हमने क्या करा, इसको हमने चार्ज किया, इसको हमने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद ये देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह हो रहा है यूनिफॉर्मली, इसमें पूरी तरह से इस तरह से क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पूरी शीट में यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना है तो हमने मान लिया कि टोटल चार्ज Q है। और अब इस प्लेन शीट के किसी पॉइंट आउटर साइड में मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे P है, P पॉइंट है, इसी P पॉइंट पर हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। मैं मान लेता हूं कि इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट की, अगर मैं मान लेता हूं कि यह स्मॉल r है,
इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है ये अगर स्मॉल आर है, अगर ये आर की वैल्यू मतलब पॉइंट की इससे डिस्टेंस अगर इसकी लेंथ से अगर बहुत छोटी है तो हम मान लेंगे कि यह जो प्लेन शीट है वह इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन शीट है। क्लियर हो गया बेटा? बस और कुछ नहीं कि ये बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। अगर इस पी पॉइंट की डिस्टेंस इससे शीट से अगर बहुत छोटी है तो हम मान लेंगे कि यह जो प्लेन है वह इनफाइनाइट लेंथ का है। अब हम लोगों को देखना है बेटा कि यहाँ पे अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, हाँ बेटा सर वो स्क्रीन ब्लर हो गई। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये प्लेन शीट है तो इसका हम लोग सरफेस चार्ज है। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बेटा इसका? तो लिख लेते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कल ही अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको किससे डिनोट किए थे हम लोग? सिग्मा से। और सिग्मा इक्वल टू क्या बताया था? अगर इस प्लेन शीट की टोटल एरिया, अगर टोटल एरिया ए हो और इस पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला चार्ज यदि क्यू हो तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान में ए हो जाएगा। ये चार्ज डेंसिटी है बेटा, ये चार्ज डेंसिटी है। यहां से टोटल चार्ज अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। सिग्मा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। यहां से हमने निकाल लिया कि टोटल चार्ज कितना होगा इसमें, तो सिग्मा इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इस पी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोगों को ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करना होगा। और वह गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि गॉसियन सरफेस में ऐसा लेता हूँ कि जिससे ये जो पी पॉइंट से पास करता हो और उसको मैं सिलिंड्रिकल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसीडर किया, ऐसा एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। ये गॉसियन सरफेस इस तरह से मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ये गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा, और इस गॉसियन सरफेस की हेल्प से अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी? गॉसेस लॉ की, तो बाई गॉसेस लॉ क्या लिख रहे थे हम लोग? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही गॉसेस लॉ करता है। अब बेटा समझ, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तीन इसके सरफेस दिख रहे। किसके? इस गॉसियन सरफेस के। पहला सरफेस इधर का दिख रहा है, जैसे ये इसका पहला सरफेस है, ये इसका दूसरा सरफेस है, जो ये मतलब जो सर्कुलर सरफेस है ये दूसरा सरफेस है। ये जैसे मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और इसका जो ये कर्व सरफेस एरिया है, जैसे इस मार्कर का देखो, मार्कर जैसे हमने सब कुछ किया है, तो ये एक सरफेस ये हो गया, इसका एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस इसका कर्वियल हो गया। तो ये एक सरफेस क्या हो जाएगा? इसका कर्व वाला।
तो जैसे मान लीजिए कि कर्व वाले सरफेस को मैं मान लिया है कि ये थर्ड है। अब हमें इन तीनों सरफेसेस के लिए क्या करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा। अब इन तीनों सरफेसेस पे हम लोगों को क्या करना होगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ई डी एस कॉस थीटा आने वाला है, तो हमें थीटा की वैल्यू तीनों सरफेस के लिए निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे चेक करो बेटा कि अगर ये पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हुआ। अच्छा, और ये जैसे इसका देखो ये पॉइंट, ये वाला प्लेस, अगर इसका एरिया वेक्टर मैं निकालूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस पर परपेंडिकुलर जो होगा इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही आएगा परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर होगा। मतलब इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करें तब यहाँ पे थीटा क्या मिला बेटा, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे थीटा क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। गुड, 0 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरे सरफेस पे आ जाओ बेटा। दूसरे सरफेस पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये हाँ बेटा बोलो। ओके ओके, क्लियर है बेटा, ठीक है। हेलो राजीव, जयेश, बॉबी, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड रेडियली होगा, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। मतलब यहाँ भी एन कैप सेम डायरेक्शन होगा, तो थीटा यहाँ भी क्या मिलेगा, हमें 0 डिग्री मिलेगा। ठीक बात है। अब ये थर्ड पे आ जाओ बेटा, थर्ड सरफेस पे। अगर थर्ड सरफेस की बात करें तो यहाँ पे मैं मान लिया कि यहाँ पे एक हमने एरिया वेक्टर लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे कट किया। अब यहाँ पे एरिया क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस का, इस सरफेस का एरिया जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा, तो एन कैप यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा क्या मिलने वाला है बेटा, 90 डिग्री। यहाँ का थीटा 90 डिग्री हो गया, यहाँ का थीटा 0 डिग्री, यहाँ का थीटा 0 डिग्री। अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ इस वाले पोर्शन को, तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज फॉर द फर्स्ट सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ई डी एस कॉस ऑफ थीटा होगा बेटा पहले सरफेस के लिए, प्लस, हाँ बेटा ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सेकेंड सरफेस के लिए, इसके लिए आ जाए तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, प्लस थर्ड सरफेस के लिए तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज थर्ड सरफेस ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। और ये टोटल किसके बराबर है, तो टोटल क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल है।
अब पहले सरफेस के लिए अगर एंगल की वैल्यू 0 है तो ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज 1 और ये हो जाएगा ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ओवर फॉर सरफेस 2 ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये तीसरे सरफेस के लिए जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो बेटा, यहाँ का जो ये साइन 90 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सॉरी कॉस 90 है 0 हो गई, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 और इस कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर, अगर ई को मैं बाहर कर देता हूँ ई, तो ई बाहर हो गया तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज फॉर द फर्स्ट सरफेस, ये मिल जाएगा ds प्लस इसका भी क्या मिल जाएगा ई इंटीग्रेशन फॉर द सेकेंड सरफेस ds प्लस यहाँ से भी क्या मिलेगा ई इंटीग्रेशन फॉर द थर्ड सरफेस, ये ds इक्वल टू, नहीं ये तो 0 हो गया बेटा, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई तो इसको तो हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इक्वल टू में क्या मिल गया q इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसको बस हम लोगों को सिंप्लीफाई कर देना है और सिंप्लीफाई करने पर ये हम लोग को आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो बेटा, ये जो सरफेस एरिया है ये क्या है, ये सरफेस एरिया है, तो इसकी सरफेस एरिया हमने कितनी मान रखी है a, ये टोटल इसकी सरफेस एरिया कितनी मान रखी है, अगर इसकी सरफेस एरिया हम मान लेते ये है, देखो यहाँ पे इस पूरे की सरफेस एरिया मान रखा था, यहाँ पे ये ना a यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई है और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि शीट तो एक ही है, तो ये आपको मिल जाएगा कितना e इंटू ए प्लस ई इंटू ए इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ई ए इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा बेटा, ये इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहां से देखो इसे क्यू इन, तो क्यू इन बराबर कितना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करें हम लोग तो क्यू इन बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, देखो ये टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैंने स्मॉल ले लिया है, आप एक काम करो इसको भी कैपिटल कर दो, कैपिटल तो ये ज्यादा क्लियर रहेगा, ये कैपिटल क्यू कर दो, कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू इन कर दो, तो देखो बेटा ये क्यू इन नहीं है, क्यू इन तो ये हो गया सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो देयरफॉर यहाँ देखो बेटा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा सिग्मा अपान में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही हमें क्या मिलेगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P मिलेगा, इस P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या, कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना है इसमें बेटा, यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पर। राजदीप, जयेश, बॉबी, निखिल, नयन, ओके, तो अब इसमें एक और बचा हुआ है जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को हम लोग चार्ज करते हैं तो उस सिचुएशन में उसके उस स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड कितना होगा और उस स्फीयर के सरफेस पे कितना होगा, जैसे इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था।
तो वो एक बचा हुआ है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।